हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर वेल और आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो बेटे अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पेपर के लिए जो होने वाला है हमारा बिजनेस स्टडीज का। तो आप लोगों की डिमांड पे मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बिजनेस स्टडीज की भी सीरीज। जो हमारी पहली सीरीज है वो है ऑल द डिफरेंस बिटवीन ऑफ होल बुक। जो भी हमारी बुक में जितने भी डिफरेंस बिटवीन दिए हैं मैं सारी इस सीरीज में लेके आया हूं। यहां से आपके 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, गारंटेड हो जाएंगे। पहले मैं आपके साथ सारे डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करूंगा, पूरी बुक के जितने हैं सब एक प्लेस पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करता हूं लास्ट में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जो डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए होंगे फिर वो आप और हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। तो मीनिंग क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। कह रहा है टाइम से हमें टास्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, फर्क नहीं पड़ता कितनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो काम को टाइम से कंप्लीट करेंगे नो मैटर वट एवर दी कॉस्ट। सेकंड क्या कह रहा है, इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट क्या आनी चाहिए, मिनिमम। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो बेटे बस इफेक्टिवनेस में क्या होता है, ठीक है, हम काम कंप्लीट करते हैं चाहे वो कितने ही कॉस्ट में हो। एफिशिएंसी में भी हम काम को सही तरीके से करते हैं लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट चाहिए, जैसे भी हो हमें रिजल्ट चाहिए। जो भी हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। इधर क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहां पे भी हम काम को करेंगे, ठीक है, टारगेट अचीव हो या नहीं हो उसका पता नहीं, लेकिन हम कॉस्ट इफेक्टिव सस्ते में करेंगे, कम रेट में। मेन कंसिडरेशन ध्यान किस में दिया जाता है, डूइंग द राइट टास्क। और एफिशिएंसी में डूइंग द टास्क इन राइट वे, काम को सही तरीके से करना। तो बेटे ये पहला डिफरेंस था। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट है बेटे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको डिस्कस करते हैं। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है बेटे पावर जो है वो सिर्फ टॉप लेवल के पास होगी, पावर इन फ्यू हैंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन पावर सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर होती है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो पावर होती है वो सभी लेवल्स में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो क्या बता रहे हैं मीनिंग, इट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली। सेंट्रलाइजेशन में जो पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ हायर लेवल में होती है। It refers to every distribution of power authority at every level of management। यहाँ पे जो पावर होती है वो सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन उन कंपनीज में फॉलो होता है जो कंपनी छोटी होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन उन कंपनीज में फॉलो होता है जो कंपनीज बड़ी होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। अथॉरिटी मतलब बेटे पावर होता है, ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर। तो क्या कहना चाह रहा है, टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी, द अथॉरिटी विथ मिडिल एंड लोअर लेवल इज वेरी लो। तो सिर्फ पावर किसके पास रहती है, टॉप लेवल के पास, मिडिल और लोअर लेवल के पास बहुत ही कम पावर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में द अथॉरिटी इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड एट एवरी लेवल। जो पावर है सभी लेवल में सिस्टमेटिक तरीके से क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटे यहां पे हमारा दूसरा हो गया है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। ठीक है, थर्ड डिफरेंशिएशन बिटवीन है बेटे फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है,
डिफरेंस पॉइंट ऑफ बेसिस पे पढ़ते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ बेस में। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, फंक्शन के बेस पे क्या होता है, फॉर्म। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो किस चीज पे बेस्ड होता है, प्रोडक्ट पे। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर वो फॉलो करते हैं जो बहुत सारे टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए बाटा कंपनी शूज स्लीपर्स बनाती है तो एक टाइप का प्रोडक्ट। लेकिन टाटा कंपनी, टाटा नमक भी बनाती है, ठीक है, टाटा सॉल्ट आता है, टाटा व्हीकल्स भी बनाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट, तो वो फॉलो करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। कह रहा है यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, बेटे अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। जब मैंने आपको कुछ काम दिया और आपने वो काम किया कंप्लीट या नहीं, तो आप आंसरेबल हो गए। तो कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये डिफिकल्ट होता है या मुश्किल होता है कि आप ये पता लगा पाओ कि किसने गलती की और किसने गलती नहीं की। तो इसीलिए लिखा है डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर के केस में क्या है, इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी एज डिपार्टमेंट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। यहां पे कह रहा है आसान है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट वे में काम करते हैं। इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट का मतलब है बेटे कौन थोड़ा सस्ता पड़ता है और किस पे पैसे ज्यादा लगते हैं। तो इकोनॉमिकल मतलब होता है सस्ता, ठीक है, नॉन इकोनॉमिकल मतलब होता है महंगा। कह रहा है फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता है, इसमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। कह रहा है इट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज ऑल द रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। कह रहा है लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल नहीं होता है। आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, ठीक है, एक जो मैनेजर है उसका डेवलपमेंट ज्यादा कौन से वाले स्ट्रक्चर में होगा, फंक्शनल में या डिविजनल में, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, लेस चांस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर के लेस चांसेस होते हैं उसके डेवलपमेंट होने के, लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर में उनके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। स्पेशलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसमें आपको किसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। और यहां पे आपको किसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगी, प्रोडक्ट में। कोऑर्डिनेशन, कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर यूनिट। जब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो कह रहा उस समय पे कोऑर्डिनेशन कम होता है डिविजनल के कंपैरिजन में। यहाँ पे कह रहा है कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अच्छा होता है। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन, ऑटोनॉमी मतलब बेटे यहाँ पे एक तरीके से है फ्रीडम, राइट, उनका जो काम करने का तरीका है उसमें यहाँ पे कम फ्रीडम होती है और यहाँ पे ज्यादा फ्रीडम होती है। सूटेबल, इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, सूटेबल है। लेकिन इट इज सूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी आपको टाटा का एग्जांपल दिया था, टाटा मोटर्स भी है, टाटा व्हीकल्स भी बनाती है, टाटा नमक भी बनाती है, टाटा के एयरप्लेन भी है, टाटा कॉफी भी है, टाटा टी भी है। तो जिसके डाइवर्सिफाई फर्म होती है उनके लिए ये सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिफरेंस बिटवीन समझते हैं बेटे फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले कह रहा है फॉर्मेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
अब विजिबल होगा आप लोगों को अच्छे से। तो क्या कह रहा है बेटे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर इज फॉर्म डेलिबरेटली इन प्लान्ड मैनर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको जानबूझकर बनाया जाता है, ठीक है, उसको जानबूझकर बनाया जाता है डेलिबरेटली। और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्लानिंग, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नोइंगली जानबूझकर बनाया जाता है, डेलिब्रेट वर्ड यूज होता है, और यहाँ स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी प्लानिंग के हम उसको क्या कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाता है। पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू वर्क सिस्टमेटिकली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसका पर्पस होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम क्या कर सकें, अचीव। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटे क्या पर्पस होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। क्या पर्पस होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। हम अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे इंगेज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगों के साथ क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बिहेवियर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का बिहेवियर कैसा होता है? अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज इज डिसाइडेड बाय द मैनेजर। कौन डिसाइड करता है उनके बिहेवियर को? मैनेजर। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता ओवर द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स। But if the behavior of informal group is bringing negative result, then management may interfere. लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आने की है तो मैनेजमेंट इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज मैनेजमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता मेंबर्स पे। स्ट्रक्चर अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच डिसाइड्स द स्केलर चेन, डिफाइन सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना बेटे, इतना पूरा याद नहीं रखेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन फॉलो किया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती, ना ही कोई सीनियर सुपीरियर रिलेशनशिप होता है। कम्युनिकेशन, ठीक है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेटे उसमें रिटन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ रिटन में होगा, ओरल कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ठीक है, एक तो उसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, ठीक है, वो कैसे भी ट्रांसफर हो जाती है कहीं किसी भी डायरेक्शन में, स्केलर चेन नहीं फॉलो करेगी, और क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगी। क्या होगी? ओरल। तो बस आप इधर इतना याद रखना, कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ओरल कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। लीडरशिप, ठीक है, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड लीडरशिप। कह रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन होता है अथॉरिटी और लीडरशिप का। द पर्सन विथ हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसिडर्ड एज द लीडर, जनरली द मैनेजर एक्ट एज लीडर। बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेटे कोई भी लीडर हो सकता है, जिसके पास हाईएस्ट अथॉरिटी है जरूरी नहीं है कि वही लीडर होगा, कोई भी लीडर बन सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। देखो क्या लिखा है, अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिलेशन नहीं है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द पर्सन विद द लोएस्ट अथॉरिटी कैन ऑल्सो बी अ लीडर, लोएस्ट अथॉरिटी का जो मेंबर होगा या पर्सन होगा वो भी क्या बन सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, लीडर बन सकता है। आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है बेटे, मोर स्टेबल एंड ड्यूरेबल, लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस आपने इतना याद रखना है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा शॉर्टर टाइम के लिए रहता है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, 4-5 लोग कलीग हैं, आप फ्रेंड बन गए। अब कल क्या होगा, किसी ने अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो आपका ग्रुप इतने लंबे समय तक नहीं चलता है, ये चीज होती है। चलो आगे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, आगे क्या है बेटे, रूल्स एंड
रेगुलेशन। चलो डिस्कस करते हैं। अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉइज स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बस आप इतना याद रखना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू बी फॉलोड, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन हैव टू बी फॉलोड। आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखो लिखा है उसने भी कि नॉट फॉलोइंग आल्सो देयर इज नो पेनल्टी। Interdependence. The formal structure is an independent structure which can exist systematically after the organization process is over. Informal structure depend upon the formal organizational structure. ठीक है, इसका मतलब बेटे मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। कहीं पे कुछ वर्क हो रहा था, काम हो रहा था, तो सब लोग मिले, ठीक है, ये तो फॉर्मल। और आपस में हमारी दोस्ती होगी, वो हो गया इनफॉर्मल। कल वो काम पूरा हो गया और कंपनी ने सबको वापस भेज दिया, तो जैसे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगा तो इनफॉर्मल भी नहीं रहेगा, और फॉर्मल एग्जिस्ट करेगा तभी क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफॉर्मल भी। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? अथॉरिटी मतलब होता है बेटे पावर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर। पावर फ्लो करती है टॉप टू बॉटम, लेकिन इनफॉर्मल में कहीं भी एनी फ्लो ऑफ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है टॉप से डाउन में ही है, डाउन से टॉप में भी जा सकती है। अब बेटे इसमें 10 डिफरेंस थे, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5-6 जो आपको इजी लगते हैं, जैसे देखो फ्लो ऑफ अथॉरिटी टॉप टू बॉटम और एनी फ्लो ऑफ डायरेक्शन, तो इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप बोलोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, इनफॉर्मल में नहीं। ऐसे कोई भी 5-6 पॉइंट आप अपने बेस्ट कर लीजिए। क्लियर है? चलिए अगले में चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है बेटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है, और दूसरा क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आंसरेबल। क्या होता है? आंसरेबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है आपको वर्क मिलना, कोई काम मिलना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको कोई काम मिला, अकाउंटेबिलिटी मतलब आप उस काम के लिए क्या होगे? आंसरेबल होगे। तो मीनिंग क्या कह रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय इंडिविजुअल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंटल फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, जो काम दिया गया उसको करना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब और टू मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? कह रहा है ऑब्लिगेशन है, आंसरेबल हो गए, आपको वो काम कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्या है? डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी इंटायरली डेलीगेट एज सुपीरियर पास देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू दी सबऑर्डिनेट्स। कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। जो सुपीरियर होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपनी सारे का सारा काम अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कुछ ही काम ट्रांसफर कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, इट लाइज विद द सुपीरियर एज वेल एज विद द सबऑर्डिनेट। लेकिन कह रहा है जो आंसरेबल है, मान लो मुझे किसी ने कुछ काम दिया, मैं वो काम कर पाया नहीं कर पाया, तो मैं उसको नहीं कर पाया तो मैं किसी दूसरे पे नहीं बोलूंगा कि इसकी वजह से। हम किसी दूसरे या तीसरे पे उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, वो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, कह रहा है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड होती है, और जो accountability flows upward because manager with more authority are more accountable, or as you move in the management accountability increases। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे समझते हैं बेटे। अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है? मीनिंग अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू टेक डिसीजन। ठीक है, अथॉरिटी मतलब क्या कह रहा है? पावर है या फिर राइट है आपके पास कि आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म बाय एनी इंडिविजुअल। जो भी काम दिया है वो आपने काम करना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ओरिजिन, अथॉरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ फॉर्मल पोजीशन और इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल पोजीशन की वजह से अथॉरिटी ऑर्गेनाइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम दी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, जहां पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन होगा उसी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अराइज होती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, अथॉरिटी फ्लो डाउनवर्ड फ्रॉम दी सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। बेटे याद रखना 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, डाउनवर्ड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो करती है, अपवर्ड। डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हो, आप अपनी पावर अपने से नीचे वाले एम्प्लॉइज पे ट्रांसफर कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले में चलते हैं। बेटे ये है डिफरेंस अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों का एक साथ। तो मीनिंग क्या कह रहा है, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है काम को कंप्लीट करना। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है आप उसके लिए क्या हो, आंसरेबल हो। डेलीगेशन, पावर को डेलीगेट किया जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं करोगे, कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी तो डेलीगेशन होती ही नहीं है, आंसरेबल आप हो तो आप ही रहोगे, आप किसी दूसरे पे उस बात को उसके दूसरे के मत्थे नहीं रख सकते हो। ओरिजिन अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्लो ऑफ डायरेक्शन, अब ये याद रखना बेटे 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है। फ्लो अपवर्ड, ये कहां को होता है, अपवर्ड, और ये भी फ्लोज अपवर्ड। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अपने यहां तक समझ लिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 6th। अब हम समझते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्या समझते हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। बेटे फिर से वही, आपको इतने सारे नहीं आते, आपको मेन जो आपको इजी लगते हैं वो आपने समझने हैं, लेकिन विद बेसिस। बेटे डेलीगेशन में भी, ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मतलब सेम होता है। डेलीगेशन में भी होता है कि आप मान लीजिए मैं मैनेजर हूं, तो मैं अपनी कुछ पावर ट्रांसफर कर रहा हूं अपने सबऑर्डिनेट पे। और डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब ये होता है कि पावर को ट्रांसफर करना। लेकिन डेलीगेशन में ना, मैं मेरे जो जस्ट नीचे कोई पर्सन काम कर रहा होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको पावर ट्रांसफर कर सकता हूँ, इमीडिएट सबऑर्डिनेट को। किसमें, डेलीगेशन में इमीडिएट सबऑर्डिनेट को पावर ट्रांसफर होगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है, पावर होता है। तो फर्क समझ में आ गया दोनों का। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्कोप और पार्टीज इन्वॉल्व, डेलीगेशन इज अ लिमिटेड स्कोप। देखो इसमें लिखा भी है डेलीगेशन इज अ लिमिटेड स्कोप। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन में ना पावर सिर्फ जस्ट इमीडिएट सबऑर्डिनेट, मेरे जो नीचे जस्ट काम कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं पावर उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, इसीलिए लिमिटेड स्कोप है। फिर कह रहे हैं ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, एक मैं इन्वॉल्व होऊंगा और एक मेरा सबऑर्डिनेट इन्वॉल्व होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कह रहे हैं, decentralization is large or wide in scope because in decentralization employees working at different level involved, which means almost all the employees in the organization are involved in the process of decentralization। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अथॉरिटी एट एवरी मैनेजेरियल लेवल, सभी लेवल्स में अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब आपको इतना बड़ा याद नहीं रखना, बस क्या याद रखना है, डेलीगेशन में एक लिमिटेड स्कोप होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप होता है। डेलीगेशन में जो पावर होती है वो इमीडिएट सबऑर्डिनेट को क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और यहां लिख दोगे इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दैट्स इट। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस स्टेटस, डेलीगेशन इज इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द रूटीन फंक्शन ऑफ द मैनेजर, ऑलमोस्ट एवरीडे मैनेजर शेयर्स देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सबऑर्डिनेट। कह रहा है जो डेलीगेशन होता है ना, कंपनी में रोज होता है, ठीक है, मेरे पास कुछ रोज के काम होंगे जो मैं कुछ अपने अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर दूंगा, ट्रांसफर। डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज अ वन टाइम डिसीजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिसीजन लिया था ऑन पॉलिसी मैटर। द टॉप लेवल एग्जीक्यूट डिसाइड वेदर टू फॉलो the decentralized or centralized policy. At once the decision is taken, it is very difficult to change the decision.
फिर है फ्रीडम ऑफ एक्शन. In the process of delegation, the manager pass the authority and responsibility to the subordinate. After that, also there is a constant and continuous supervision by the manager to keep check how subordinates are performing their activities. तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती है. इन डिसेंट्रलाइजेशन देयर इज मोर फ्रीडम. तो बस बेटे हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है. इन डेलीगेशन देयर इज लेस फ्रीडम. ठीक हो गया. और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ मोर फ्रीडम. बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना आपने, बस डिफरेंशिएशन तो पढ़ना है. यहाँ पे फ्रीडम कम है, यहाँ पे फ्रीडम ज्यादा है. चलो आगे समझते हैं स्कोप. ठीक है, अब आगे समझते हैं बेटे स्कोप. देखो अब ये याद रखना है, डेलीगेशन में नैरो स्कोप होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. यहाँ पे सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल मैनेजर की. नेचर इसेंशियल, डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क इन हिज ओन. कह रहा है डेलीगेशन जो होता है कंपल्सरी होता है. जैसे हम टीचर भी है तो हम भी अपना कुछ काम ट्रांसफर करते हैं मौसी से या स्कूल में किसी को भी, ठीक है, क्योंकि सारे काम आप खुद से नहीं कर सकते हो. लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है बेटे वो ऑप्शनल है, ठीक है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो. पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर. डेलीगेशन में हम किसका बर्डन रिड्यूस कर देते हैं, मैनेजर का. टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट एंड गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी. ठीक है, कह रहा है किसका रोल इंक्रीज कर देते हैं, सबऑर्डिनेट, और उनको मोर ऑटोनॉमी, ज्यादा काम करने की, ज्यादा शक्ति, ज्यादा राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, जो अथॉरिटी पावर कौन देता है, तो पावर इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर. जो मेरे से जस्ट ऊपर होंगे, सीनियर होंगे, वो मुझे पावर देंगे. अथॉरिटी इज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल. और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर कौन देगा, जो टॉप लेवल में होगा. आगे चलते हैं बेटे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है. ठीक है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो हम जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे. डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो मैंने ये आपको पहले भी डिस्कस कराया था कि सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, पावर इन फ्यू हैंड्स. ठीक है, पावर इन फ्यू हैंड्स, जो पावर है, ठीक है, वो सिर्फ टॉप लेवल के पास या किसी एक या दो पर्सन के पास ही रहती है. डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सभी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. सेंट्रलाइजेशन जब बिजनेस छोटा होता है तब फॉलो किया जाता है. डिसेंट्रलाइजेशन जब बिजनेस का साइज बड़ा हो जाता है तो तब फॉलो किया जाता है. मीनिंग, इट रिफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी एट हायर लेवल ओनली. सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास रहेगी, हायर लेवल के पास. यहाँ पे पावर जो है अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे जो पावर है सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट. कहाँ पे, डिसेंट्रलाइजेशन में. अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, कह रहा है यहाँ टॉप मैनेजमेंट रिटेन मैक्सिमम अथॉरिटी. ठीक है, तो जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें जो भी पावर होती है वो सबसे ज्यादा किसके पास होती है, टॉप लेवल में. लेकिन यहाँ पे जो भी अथॉरिटी होती है वो सिस्टमेटिकली क्या की जाती है, डिवाइड. सूटेबल, देखो अभी बताया था, ये किसके लिए सूटेबल होता है, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस के लिए, जो छोटे बिजनेस होते हैं. और ये लार्ज स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है. फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है, कह रहा है सेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास कम फ्रीडम होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में मैनेजर के पास ज्यादा फ्रीडम होती है. तो बेटे ये भी कंप्लीट हो गया. आगे चलते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आ गया हमारा स्टाफिंग के वाले चैप्टर से. ठीक है, कौन से चैप्टर से आ गया, स्टाफिंग के चैप्टर से. डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. बहुत अच्छे चांसेस हैं बेटा ये आ जाए हमारे 4 मार्क्स में. ठीक है, इंटरनल सोर्स क्या होता है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ. जब जो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही अंदर लोगों का प्रमोशन हो जाता है, आप बाहर से नहीं करते. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है, आप बाहर से जो नए लोग हैं, ठीक है, उनको अपनी बिजनेस में जॉब देते हैं, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है. समझते क्या करें मीनिंग. इंटरनल रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी
ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब होता है जो लोग आपके कंपनी में पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को आप क्या करते हो, हायर पोस्ट में प्रमोट कर देते हो या उनका ट्रांसफर कर देते हो, जिससे जो भी वैकेंट पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, फिल। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटे, ठीक है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मींस मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सनल्स और आउटसाइडर्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग बाहर हैं, नए लोग हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम नहीं कर रहे, आप उनको अपने कंपनी में जॉब रख सकते हो और जो भी वैकेंट जॉब है उसको क्या कर सकते हैं, फिल। टाइम, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है। इकोनॉमी मतलब बेटे वही महंगा और सस्ता, ठीक है। कौन से इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, किसमें बिजनेस को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, किसमें कम, तो बेटे ये इकोनॉमिकल होता है। देखो मोर इकोनॉमिकल मतलब ये सस्ता होता है और ये क्या होता है, कॉस्टली। तो बस आपको याद इतना याद रखना, मोर इकोनॉमिकल, लेस इकोनॉमिकल। क्वालिटी, देयर इज लिमिटेड चॉइस सो बेटर क्वालिटी मे नॉट बी एज्यूम। कह रहा है इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक नेगेटिव भी क्या है कि यहाँ पे आपके पास ना ऑप्शन कम होंगे, क्योंकि आपके जितने लोग होंगे उसी में से किसी को सेलेक्ट करना होगा, तो इसीलिए लिखा है क्वालिटी मे नॉट बी एज्यूम। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में इट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड बेस्ट क्वालिटी इज एज्यूम। अब जब आप देखते होगे, आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म भरे जाते हैं तो पोस्टें 500-600 होती हैं, लेकिन लाखों लोग फॉर्म भर देते हैं, तो हमारे पास चॉइस बहुत है और उसमें से सबसे बेस्ट जो होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। मोरल ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, मोरल ऑफ एम्प्लॉय मतलब होता है बेटे कि एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन पहले काम कर रहा है, अगर आप उसे प्रमोशन दोगे तो वो उसका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, दिस मेथड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज बिकॉज एग्जिस्टिंग स्टाफ गेट चांस ऑफ प्रमोशन। इंटरनल रिक्रूटमेंट से जो लोग हैं ना उनका मोरल बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेट रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको प्रमोशन होने के चांसेस होते हैं। दिस मेथड ब्रिंग्स डाउन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से जो मोरल होता है एम्प्लॉयज का वो क्या हो जाता है, डाउन। क्यों, डू नॉट गेट द चांस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उनको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई चांस नहीं दिखेगा। तो ठीक है बेटे, इतने अच्छी तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिए। अब आगे को चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला डिफरेंस है बेटे किसमें, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क होता है, ठीक है। अगला क्या डिफरेंस है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, चलो इसको समझते हैं। बेटे रिक्रूटमेंट मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना कि वो किसी भी जॉब की फॉर्म के लिए क्या करें, हमारी कंपनी में अप्लाई करें, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्लाई कराना। सिलेक्शन मतलब होता है जब लोग अप्लाई कर लेते हैं तो उसमें से कुछ लोगों को छांटना, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। मीनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट मतलब कह रहा है सर्च करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढना। Selection, it is the process of screening and selecting the most eligible candidate and offering them job. Recruitment मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना कि वो क्या करें, अप्लाई करें। फिर उसमें से सिलेक्शन मतलब लोगों को छांटना, स्क्रीनिंग करना, और जो मोस्ट सूटेबल है, सबसे अच्छा पर्सन होगा उसको क्या करना, सेलेक्ट। स्टेज, रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन। कह रहा है रिक्रूटमेंट किसको प्रोसीड्स करता है, स्टाफिंग फंक्शन को। और स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्टेड वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स। तो क्या कहना चाह रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन जो है वो कहां से स्टार्ट होता है, रिक्रूटमेंट से, ठीक है। कहां से शुरू होता है, रिक्रूटमेंट। और जो सिलेक्शन है वो तभी होगा जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी, जब लोग अप्लाई करेंगे तभी तो हम सिलेक्शन करेंगे। तो ये समझा रहे हैं। नेचर, कह रहा है इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव प्रोसेस। बस आपको इतना याद रखना है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कह रहे हैं, अप्लाई कीजिए अप्लाई कीजिए। लेकिन जो सिलेक्शन है बेटे वो एक निगेटिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, निगेटिव प्रोसेस है। मतलब कि हम यहाँ पे लोगों को जब सेलेक्ट करें, मान लो 100 लोगों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन मुझे जॉब में रखने हैं 5 ही, जॉब में कितने रखने हैं, 5 लोग, तो 5 हटाने पड़ेंगे, इसीलिए इसको निगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस,
देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड, ठीक है, रिक्रूटमेंट में कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका पेपर होगा, ठीक है, जो भी टेस्ट वेस्ट होने आपके वो होंगे, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, आपका फिजिकल होगा, तो उसके बाद ही आपको सिलेक्शन होगा, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है। तो बेटे ये भी समझ लिया, 4 ही पॉइंट थे, बहुत सिंपल थे, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इसके आने के, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए अब आगे समझते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट डेप्थ ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग इज कंसर्न विद टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ओनली, ट्रेनिंग किसको दी जाती है बेटे, जिसको टेक्निकल स्किल्स सीखनी है, ठीक है, टेक्निकल स्किल, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग, ड्राइवर होते हैं, पायलट होते हैं, इनको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग। डेवलपमेंट इज कंसर्न इन टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, लेकिन डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है, टेक्निकल चीजें भी और ह्यूमन और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को सिखाया जाता है। सूटेबिलिटी, ट्रेनिंग इज मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ, जो अभी हमने बात की, ट्रेनिंग किसके लिए ज्यादा सूटेबल होती है, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, लेकिन डेवलपमेंट किसके लिए होता है, मैनेजेरियल स्टाफ, जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनके लिए जो प्रोग्राम चलता है वो डेवलपमेंट चलता है बेटे, जो जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, पायलट, ड्राइवर, जो इनको ट्रेनिंग, इनके लिए ट्रेनिंग हो जाती है। नेचर, ट्रेनिंग कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग कह रहा है जो भी पर्सन के पास पहले से स्किल है उसको और इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पे डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, कह रहा है डेवलपमेंट में क्या होता है, जो मैनेजर के अंदर हिडन क्वालिटीज होती हैं उसको बाहर निकालना। आगे चलते हैं, मेथड यूज, ट्रेनिंग में ऑन द जॉब मेथड यूज किया जाता है और डेवलपमेंट में ऑफ द जॉब मेथड यूज किया जाता है। फोकस, पर्पस क्या होता है, ट्रेनिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाती है बेटे जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में आज प्रेजेंट में जरूरत है। डेवलपमेंट में फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अंदर। टाइम, इसमें शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है लेकिन डेवलपमेंट में एक लंबा समय लगता है। इनिशिएटिव, द बॉस सुपीरियर टेक इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबऑर्डिनेट, जो बॉस या सुपीरियर है वो इनिशिएटिव ले लेते हैं कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। द इंडिविजुअल टेक इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय खुद से इनिशिएटिव लेता है, ठीक है, वो कहता है मुझे और पढ़ाई करनी है, अपने को ग्रो करने के लिए नई स्किल सीखता है, तो वहां पे वो खुद से लेता है, लेकिन ट्रेनिंग कौन कराता है, जो भी सीनियर या बॉस होते हैं। ड्यूरेशन, ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, लेकिन जो डेवलपमेंट है बेटे वो नेवर एंडिंग प्रोसीजर है, ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो कभी भी खत्म नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आगे समझते हैं, लेवल्स ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व, इट इज यूजफुल फॉर नॉन मैनेजेरियल ऑपरेशन एम्प्लॉइज या लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स, तो ट्रेनिंग किसके लिए होती है, जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजर होते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए जरूरी होता है। सेंटर्ड, इट इज वर्क सेंटर, सिर्फ काम से मतलब होता है। इट इज पर्सन सेंटर, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो ये भी हमने बेटे एक बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब फिर आगे चलते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं अगले में, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, अब हम क्या समझते हैं बेटे, लीडरशिप स्टाइल। 3 टाइप की लीडर होती है, अथॉरिटेटिव स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, लजीज फेयर स्टाइल, ठीक है। अथॉरिटेटिव स्टाइल को जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे मैं समझाता हूँ, हिटलर, हिटलर सारी पावर किसके पास रखता था, अपने पास। डेमोक्रेटिक स्टाइल में मैं एग्जांपल देता हूँ अपना ही, ललित सर, ठीक है, मैं हर चीज पूछ के करता हूँ, ठीक है, मैं हर चीज क्या करता हूँ, पूछ के करता हूँ। लजीज फेयर स्टाइल फ्रेंडशिप है, ठीक है, दोस्ती यारी है, तो इस तरीके से याद रखा था। डिसीजन मेकिंग, तो देखो अथॉरिटेटिव में लीडर्स ओनली मेक डिसीजन, हिटलर को याद करो, हिटलर क्या किसी से पूछ के डिसीजन लेता था, नहीं,
खुद से। डेमोक्रेटिक स्टाइल ललित सर पूछ के डिसीजन लेते हैं। लीडर मेक डिसीजन कंसल्टेशन विद सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट से पूछ के क्या लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। सबॉर्डिनेट देमसेल्फ मेक डिसीजन, अब लेकिन लजीज पेयर में क्या है, सबॉर्डिनेट्स देमसेल्फ मेक डिसीजन, फ्रेंड्स हैं आपस में इन्होंने खुद ही डिसीजन ले लिया, जो करना है वो करें। कम्युनिकेशन, ठीक है बेटे, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ डाउनवर्ड। हिटलर जो है वो सिर्फ ऑर्डर देगा, किसी से सुनेगा नहीं। लेकिन डेमोक्रेटिक में टू वे कम्युनिकेशन, यहां होता है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कोई किसी से भी बात कर ले। मोटिवेशन टेक्निक, ठीक है, आप कैसे मोटिवेट करोगे, यहाँ पे फियर और पनिशमेंट, ठीक है। हिटलर सीधा क्या मार देता था, गोली, ठीक है, उसको वो फियर करता था, निगेटिव मोटिवेशन। डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है बेटे, रिवॉर्ड एंड इन्वॉल्वमेंट, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन दिया जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, तो उसको रिवॉर्ड, इसीलिए वो कैसा मोटिवेशन हो गया, पॉजिटिव मोटिवेशन। डिजीज पेयर में बेटे सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, आप खुद ही को मोटिवेट करोगे, खुद ही को क्या करोगे, डायरेक्शन दोगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन अभी हमने सीखा था, क्या यहाँ पावर ट्रांसफर की जाएगी, हिटलर कोई पावर ट्रांसफर नहीं करता, नो डेलीगेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ी पावर क्या की जाती है, डेमोक्रेटिक स्टाइल में ट्रांसफर की जाती है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन लजीज पेयर में क्या, सारी की सारी पावर दोस्तों, जिसने जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले। फोकस सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किस पे रहता है, लीडर पे। यहाँ पे पूरा ग्रुप के बारे में सोचा जाता है, एक पर्सन के बारे में नहीं, यहाँ पे सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। रोल ऑफ लीडर, लीडर का क्या रोल है बेटे, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, क्या प्रोवाइड करना, डायरेक्शन। डेमोक्रेटिक स्टाइल में मेंटेनेंस टीम वर्क, क्या मेंटेन करना, टीम वर्क हो रहा है, बेस्ट। लजीज पेयर में बेटे मैनेजर का काम होता है सपोर्ट देना और रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट करना और रिसोर्सेस प्रोवाइड करना, बाकी कुछ मतलब नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, बेटे ऑथोरिटेटिव स्टाइल में कोई स्कोप नहीं होता कि आपका जो एम्प्लॉइज है उसकी कोई ग्रोथ हो। डेमोक्रेटिक में स्कोप होता है, स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वी स्टाइल, यहाँ पे हम वी यूज करते हैं। बेटे यहाँ पे फुल स्कोप होता है इनिशिएटिव का, ठीक है, इनिशिएटिव होता है और यहाँ पे ग्रोथ पूरी पूरी हो सकती है। डिसिप्लिन, भैया हिटलर है तो डिसिप्लिन तो होगा ही, ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन आपने फॉलो करने ही पड़ेंगे। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज, यहाँ पे आप थोड़े से आइडियाज को इंटरचेंज कर देते हो, मान लीजिए मैंने कुछ बोला, ठीक है, लेकिन मेरी टीम को पसंद नहीं आया, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, चेंज, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन था। यहाँ पे तो सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल, आप खुद को कितना डिसिप्लिन रखते हो, खुद को कितना कंट्रोल रखते हो, वो आपके पे डिपेंड करते हैं। बेटे जो अथॉरिटेटिव स्टाइल होती है ना, वो उन एम्प्लॉइज के लिए होती है जो अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है, अनस्किल्ड होते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो थोड़े एजुकेटेड होते हैं, थोड़ा बहुत उनको स्किल भी होता है। लजीज फेयर स्टाइल वहां फॉलो की जाती है जहां पे लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिनको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी हमने क्लियर कर लिया, आगे चलते हैं। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटे, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन फिर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल प्रॉपर वे में, रिटन वे में, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप फ्लो होता है, स्केलर चेन फॉलो होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जहाँ पे कोई भी सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन नहीं होता, कोई स्केलर चेन नहीं फॉलो की जाती, कोई किसी से भी बात कर सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो एम्प्लॉइज अपने आप को फ्रेंड्स बनाना, दोस्त बनाना, खुश रहने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है। तो डिस्कस करते हैं मीनिंग। इट रिफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन दी ऑफिशियल चेन ऑफ डिमांड, देखो वही आ गया, ऑफिशियल चेन ऑफ डिमांड। इट रिफर्स टू दी कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप विच आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, कह रहा है यहाँ पे उन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है जो एक ऑफिस में काम करते हैं और उनके बीच में दोस्ती हो जाती है, तो फिर जो भी वो कम्युनिकेशन करेंगे। रिलेशन इज एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर, लेकिन यहाँ पे इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल्स, मैनेजर गार्ड से भी दोस्ती कर सकता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, लेकिन यहाँ पे सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशन होगा।
नेचर, इट इज मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ये रिजिड होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही क्या कर रहा है, डिपेंड करता है। चैनल, इट फ्लोज फॉर्मल एस्टैब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड, ठीक है, तो ये फॉर्मल चैनल फॉलो करते हैं और ये क्या फॉलो करते हैं, इनफॉर्मल चैनल, ठीक है। कोई भी फिक्स्ड लाइन ऑफ कमांड नहीं होती। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो अपना सुपीरियर जो सबॉर्डिनेट है, जो नीचे लेवल में है, वो अपने मैनेजर को सर करके ही बोलेगा, लेकिन बाहर जाके जब वो इनफॉर्मल में आ गए, ठीक है, कंपनी से बाहर आ गए, तो वो दोस्त है तो नेम लेके भी बुला सकते हैं। एक्सप्रेशन, ठीक है, देखो मैंने बोला था ना ये किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में, और ये जनरली किस में होगा, ओरल फॉर्म में। नीड, ये ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करता है, और ये बेटे इंडिविजुअल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उनकी नीड, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी नीड को फुलफिल करता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन की। स्पीड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पीड होती है बेटे वो स्लो होती है, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटे फॉर्मल कम्युनिकेशन में बच्चों हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या है ना, फिक्स कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो नेचर है ना ऊपर रिटर्न फॉर्म में होता है, देखो किस फॉर्म में होता है, रिटर्न, जो रिटर्न होगा तो हमें पता चलेगा वो इन्फॉर्मेशन कहां से आई है और कहां तक गई, ओरल में नहीं पता चलता। रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर मेंटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी बातें होती हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी बातें होती हैं उनको रिकॉर्ड करके नहीं रखा जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे समझते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटे हम आ गए अपनी सेकंड बुक पे, ठीक है, अब हम आ गए अपनी सेकंड बुक पे। तो देखिए सारे डिफरेंसेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इससे बढ़िया सीरीज आपके लिए क्या होगी, बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको जिसका आप इस वीडियोस का बेनिफिट लीजिए, अपने 4 मार्क्स पक्के कीजिए, अपने सभी दोस्तों में जो 12th का बिजनेस का पेपर दे रहे हैं उनको एक बार शेयर कीजिए, एक वीडियो देखने में उनके सारे डिवीजन, सारे डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है, इट रिफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग, it refers to estimation of capital required and deciding the source of fund and optimum utilization of fund। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एफिशिएंट एक्विजिशन, कहां से पैसा आएगा, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कैसे हम उस पैसे को यूटिलाइज करेंगे या डिस्पोज करेंगे, सरप्लस, स्मूथ फ्लो ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आराम से स्मूथली क्या कर सके, काम कर सके। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है बेटे एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितने पैसों की जरूरत है, एंड डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फंड, अब वो पैसा कहां से आएगा, पैसा दो ही तरीके से, दो ही जगह से आता है बेटे, या तो आप उस पैसे को कहां से लेके आओगे, इक्विटी से, या उस पैसे को आप कहां से लेके आओगे, डेब्ट, लोन से। तो पैसा कहां से आएगा उसका ध्यान कौन रखता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा स्कोप, इट इज वाइडर इन स्कोप, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, ये कह रहा है इसका स्कोप बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ही क्या आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग, लेकिन इसका स्कोप क्या है, नैरोअर स्कोप। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड काम होगा। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड सी द फंड डज नॉट राइज द फंड अननेसेसरी। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे पास जितना पैसा चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, और इस चीज का भी ध्यान रखा होना चाहिए कि फालतू में हम कोई भी पैसा अपने पास सरप्लस ना रखें। क्लियर हो गया, तो हमने 3 डिफरेंस यहाँ पे इसके भी समझ लिए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझते हैं। प्राइमरी मार्केट बेटे वो होती है जहां पे कोई भी चीज फर्स्ट टाइम सोल्ड हो रही है, क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम सोल्ड।
सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे वो जो भी प्रोडक्ट है वो सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम मतलब सेकंड हैंड गुड्स को परचेज सेल किया जा रहा है। आगे बात समझ में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कह रहे देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। यहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज को क्या करा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। इश्यूड बाई, जो प्राइमरी मार्केट है, इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली इश्यूड बाई कंपनीज। कौन बेचता है सिक्योरिटीज को डायरेक्टली, कंपनीज। लेकिन यहाँ पे कौन बेचते हैं, इन्वेस्टर्स ओनली। ठीक है, कौन बेचते हैं, इन्वेस्टर। मान लीजिए मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, अब मैं उनको बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी दूसरे पर्सन को बेचूंगा, दूसरे इन्वेस्टर को बेचूंगा, वापस कंपनी को नहीं बेचूंगा। कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड आर ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट। कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, सरप्लस यूनिट, वो उन लोगों को पैसे देते हैं जिनको पैसों की जरूरत होती है, डेफिसिट यूनिट। सेकेंडरी मार्केट में बेटे जो भी पैसा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर होता है ना, वो दोनों किनके पास होता है, सरप्लस यूनिट्स ओनली। मैं हूं, मेरे पास शेयर थे, मैंने किसी दूसरे को बेचे, तो हम दोनों सरप्लस यूनिट में आएंगे। ठीक है, जो आगे समझते हैं। ठीक है बेटे, आगे समझते हैं। एंट्री कह रहा है ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। कह रहा है सभी कंपनीज क्या हो सकती है, प्राइमरी मार्केट में आ सकती हैं और पैसे को रेज कर सकती हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी आ पाएंगी जो कहां पे लिस्टेड होंगी, सिक्योरिटी एंड बाउट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। जो कंपनी लिस्टेड होंगी सिर्फ और सिर्फ वही अपनी शेयर्स को बेच और खरीद सकते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन कह रहा है इसका कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं होता, लेकिन इसका फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन और वर्किंग आवर्स होते हैं। तो जैसे आप शेयर मार्केट सुनते होंगे, सुबह 9:30 बजे खुलती है और रात को शाम को इवनिंग टाइम पे 3:30 बजे क्या हो जाती है, क्लोज। प्राइस कह रहा है प्राइस एंड सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो कौन डिसाइड करता है प्राइमरी मार्केट में, प्राइस, कंपनी। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है बेटे, वो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड और सप्लाई की बेस पे ही क्या डिसाइड होते हैं, प्राइस डिसाइड होते हैं। अब आगे समझते हैं बेटे, एक डिफरेंस और है। ठीक है, एक डिफरेंस क्या है और है, दैट इज कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट होती क्या है, तो पहले इसको समझते बेटे। बस थोड़ा सा मैं आपको इतना समझा दूं। कैपिटल मार्केट में मतलब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट है लॉन्ग टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा। मनी मार्केट वो होता है जहां पे आपको पैसों की रिक्वायरमेंट में छोटे टाइम के लिए, 1 साल से कम। तो समझ में आ गया, कैपिटल मार्केट पैसा आपको लंबे समय के लिए चाहिए, मनी मार्केट आपको पैसा कम समय के लिए चाहिए। तो क्या कहना चाह रहा है, पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब पैसे कौन देता है, तो कह रहे हैं जो पार्टिसिपेंट होते हैं कैपिटल मार्केट में, वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, बैंक हो सकता है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट कंपनी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हो सकते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। कोई भी आपको पैसे दे सकता है। लेकिन मनी मार्केट में कौन पार्टिसिपेंट हो सकते हैं बेटे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पब्लिक, प्राइवेट कंपनीज। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखें, बट फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। बस इस चीज का याद रखना, दोनों में सेम है। मनी मार्केट में जो फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। ड्यूरेशन देखो, कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जो मैंने समझाया। और ये शॉर्ट टर्म के लिए, हैविंग मैक्सिमम टेन्यूर ऑफ 1 ईयर। मैक्सिमम कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, आगे समझते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है इनके। ठीक है, आगे समझते हैं बेटे इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या है इनके। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज। ये इनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और उधर द कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल,
कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, CDCP. इन्वेस्टमेंट आउटले, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जनरली लो. ठीक है, यहाँ पे आप 10 रुपए से 100 रुपए तक भी क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में पैसों को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है. लिक्विडिटी, capital market security are considered liquid because of stock exchange, but compared to money market instrument it is less, these are less liquid. और ये क्या है बेटे, enjoy higher degree of liquidity. तो कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है, मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होती है. सेफ्टी, the instrument of capital market are riskier in respect of return as well as respect of principal repayment, issuing company may fail. कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है और मनी मार्केट में रिस्क कम होता है. ठीक है, तो हमें इतना है समझना है, लेस रिस्की मोर रिस्की. एक्सपेक्टेड रिटर्न, द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर इन कैपिटल मार्केट. और यहाँ पे जो रिटर्न होता है बेटे, the expected return of money market is less due to the short duration. कैपिटल मार्केट में रिटर्न ज्यादा हो सकता है, तो बस आप इतना लिखना, एक्सपेक्टेड रिटर्न में हायर रिटर्न और मनी मार्केट में लेस चांस ऑफ रिटर्न. टाइप्स ऑफ कैपिटल, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट टू फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. कंपनी कहाँ अप्रोच करती है, कैपिटल मार्केट में फॉर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, और कंपनी अप्रोच मनी मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब सर ये वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब होता है बेटे जब हमें पैसे डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए कंपनी में, और फिक्स कैपिटल मतलब होता है जब आपने कुछ कॉस्टली चीज, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए. क्लियर हो गया? तो आगे चलते हैं. ठीक है, आगे समझते हैं अगले टॉपिक में. तो बेटे अब एट द एंड आगे बढ़ रहे हैं. एक डिफरेंस आता है, ठीक है, ये हमें वैसे भी याद रखना चाहिए, तो मैं इसको आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज. तो कुछ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट कॉन्सेप्ट और सोसाइटल कॉन्सेप्ट. इनको हमें समझना होता है. ठीक है, ये हमें वैसे भी 1 नंबर है और 3 मार्क्स के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है. स्टार्टिंग पॉइंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की कहाँ से होती है, फैक्ट्री से. लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहाँ स्टार्ट होता है, मार्केट. और सोसाइटल कॉन्सेप्ट मार्केट और सोसाइटी से स्टार्ट होता है. मेन फोकस किस पे रखते हैं? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में बेटे जो फोकस रखा जाता है वो क्वांटिटी पे, ये ध्यान रखना. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में फोकस किस पे रखा जाता है? क्वांटिटी पे. प्रोडक्ट में क्वालिटी में. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बेटे, क्या कहता है कि आपको जो सामान है वो बेचना है, जैसे बेचो, हुक एंड क्रुक मेथड. ठीक है, साम दाम दंड भेद, जैसे सामान बेचना है बेचो. कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कौन सेटिस्फाई होना चाहिए? कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए. सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन द ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी. ठीक है, आपने कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना है, लेकिन वो हमारे सोसाइटी के ट्रेडिशन में आता हो. जैसे बेटे इसको थोड़ा समझा दो. अब किसी को ड्रग्स चाहिए, ठीक है, उसको ड्रग्स लेके सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन वो हमारे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता, इसीलिए हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे. मींस अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्ट हर समय अवेलेबल होना चाहिए और उसके प्राइस क्या होने चाहिए? कम. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी में क्या होना चाहिए? इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट दमदार होना चाहिए. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सेलिंग एंड प्रमोटिंग. आप इसी तरीके से सेल एडवर्टाइज करो कि लोग उसे खरीदें ही खरीदें. यहाँ पे मार्केटिंग टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं जिससे आप क्या कर सको, अपने प्रोडक्ट को बेच सको. ये भी यहाँ पे भी क्या फॉलो की जाती है बेटे? मार्केटिंग टेक्निक्स. एंड कहाँ पे होता है? ठीक है, ये प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है खत्म कहाँ पे होता है? जो प्रॉफिट होता है थ्रू लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तब आपको प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. जितना अच्छा क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाओगे तब आपको प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम. जितना ज्यादा सामान बेचोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे कैसे प्रॉफिट होगा? जैसे जैसे आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर. कस्टमर को तो सेटिस्फाई करना है भी है, साथ में सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई का भी
ध्यान रखना है। चलो बेटे आगे चलते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, अब एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, एडवर्टीजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटे, जब हम न्यूज़पेपर, टीवी, मैगजीन्स यहाँ पे एड्स वगैरह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। पर्सनल सेलिंग क्या होता है बेटे, जहाँ पे जो कस्टमर है और जो सेलर है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। तो इन दोनों में क्या फर्क है बोल रहे हैं, फॉर्म, इट इज इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो भी ऐड आते हैं हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कह रहा है ये इम्पर्सनल फॉर्म है। लेकिन ये क्या है, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि हम यहाँ पे फेस टू फेस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फ्लेक्सिबल एज स्टैंडर्डाइज मैसेज आर यूज्ड। फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, एक बार न्यूज़पेपर में जो एड प्रिंट हो गया वो सभी के लिए एक है, चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो चाहे किसी भी टाइप का पर्सन हो, सबके लिए सेम होगा। फ्लेक्सिबल मैसेज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर, ठीक है, जिस अब फेस टू फेस किसी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो एजुकेटेड कस्टमर होगा तो उससे उस तरीके की बात होगी, अनएजुकेटेड कस्टमर होगा तो उससे उस तरीके से बात की जाएगी। रीच, इट रीचेस मासेस, जब हम कोई भी एडवर्टीजमेंट टीवी पे, न्यूज़पेपर में देते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों तक रीच करती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी कॉन्टेक्टेड, वहां पे लिमिटेड लोगों से ही हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट। कॉस्ट, कह रहा है कॉस्ट पर पर्सन क्या होती है, लेस, और यहाँ पे कॉस्ट पर पर्सन क्या होती है, ज्यादा। कवरेज, ठीक है, कवर मार्केट इन शॉर्ट टाइम, हम बहुत ज्यादा कम समय में ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर दी मार्केट, यहाँ पे समय ज्यादा लगता है क्योंकि वन ऑन वन हमने क्या करना है, कन्वे करना है। यूजेस ऑफ मास मीडिया, किस तरीके से यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की जाती है, देखो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर। कह रहा है डू नॉट मेक यूज ऑफ मास मीडिया, मास मीडिया का वहां पे यूज नहीं होता। फीडबैक, कोई भी डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, ठीक है, टीवी में कोई ऐड आया, कोई कौन फीडबैक देगा, न्यूज़पेपर में कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक कैन बी कलेक्टेड बाय सेल्समैन। यूजफुल फॉर मोर यूजफुल फॉर स्टैंडर्डाइज एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज और कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए ज्यादा क्या होता है, कह रहा है यूजफुल होता है। यहाँ पे मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल और कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट के लिए ये ज्यादा क्या होता है, हेल्पफुल, यूजफुल होता है। तो बेटे हमने ये भी कर लिया, आगे चलते हैं बच्चे, ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी मेरा एक और डिफरेंस बच गया है, ठीक है, एक और डिफरेंस लास्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन से। तो पहले हम इनको डिफरेंस कर देते, देखो कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया बेटे, 4 मार्क्स में। जैसा मैं आपसे हर बार बोलता हूँ, अब इस वीडियो को एक बार सुन लेना, 2 बार सुन लेना, बहुत बहुत 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो होगी ये, ठीक है, इतने में अगर आपके 4 मार्क्स हो जाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, किसमें डिफरेंस बताओ, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। अभी अभी पढ़ा था हमने कैपिटल मार्केट क्या होता है और मनी मार्केट क्या होता है। देखो पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था, आरबीआई, आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कॉर्पोरेट, फॉरेन इन्वेस्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर। ड्यूरेशन हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट आउटले, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमने पढ़ा था ना 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। इतना आसान। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, देखो कितना हेल्पफुल हो रहा है बेटे आप लोगों के लिए। इसलिए अभी हमने पढ़ा था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्या बताया था डेलीगेशन में, जब इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स को क्या ट्रांसफर की जाती है, पावर। डिसेंट्रलाइजेशन में जब इवनली सभी लेवल्स में पावर क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। उसका नेचर क्या है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है, स्टेटस क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। कोई भी 4 लिखने हैं, मैंने इसीलिए आपसे बोला कि 5-6 पॉइंट को अच्छे समझ लेना जो इजी इजी लगे आपको, जरूरी नहीं है कि आपके पर्पस क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है। क्लियर होगी बात।
तो मैं इनको दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने इनको डिस्कस किया था। अब बेटे देखो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कितने मार्क्स पक्के होंगे, 4 मार्क्स। अभी और आया है बेटे, ठीक है, एक किस में आ गया, अभी अभी डिस्कस कर रहे थे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। किस किस के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ये देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर से कितने मार्क्स का है, 4 नंबर का। तो ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं बेटे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो को देखिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, सभी को ज़रूरत है, ठीक है। एक वीडियो अगर 4 मार्क्स दिला दे रही है, तो मैं और आपसे एक और चीज़ प्रॉमिस करने वाला हूँ कि अगली वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, बिजनेस पे ही आएगी, और फर्स्ट 3 चैप्टर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंटेटिव टॉपिक्स हैं मैं उनमें लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब एक डिफरेंस मेरा आपके साथ और रह गया है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, मैं वो आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट में से एक है बेटे। लास्ट चैप्टर से हमारा एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन कर लेता हूँ। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, जब भी आप क्या लेते हो कोई प्रोडक्ट, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप कहाँ पे जाके केस कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हमें उस सारे बातों के बारे में बताया होता है। तो बेटे हमारे प्रोडक्ट में अगर कुछ भी डिफेक्ट आ गया, तो हमारे पास 3 कोर्ट्स होती हैं, किस किस नाम से, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। आगे बात समझ, हम यहाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है समझते हैं। कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन मतलब कौन से कमीशन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन से कमीशन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कह रहा है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बेटे इट कंसिस्ट प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर, जिसमें से एक मेंबर कौन होनी चाहिए, वोमेन। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर होंगे, जिसमें से एक क्या होगी, वोमेन। स्टेट कमीशन में बेटे एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 4। देखो कह रहे हैं नॉट लेस देन 4 मेंबर, और उसमें से एक कौन होना चाहिए, वोमेन। नेशनल कमीशन में बेटे उसमें भी एक प्रेसिडेंट होगा और एटलीस्ट कितने मेंबर होंगे, 4, और उसमें से एक कौन होनी चाहिए, वोमेन। तो पहला समझ में आ गया कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रेसिडेंट 2 मेंबर, स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट 4 मेंबर, नेशनल कमीशन प्रेसिडेंट 4 मेंबर। क्लियर हो गया, और सब में वोमेन, एक एक वोमेन होना कंपलसरी है। हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन होगा, ठीक है, अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। नेशनल कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज, स्टेट कमीशन है तो स्टेट कोर्ट का जज, नेशनल कमीशन है तो सुप्रीम कोर्ट का जज, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो रिटायर हो। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, बस बेटे इतना याद रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट कमीशन में भी कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन में बस याद रखिएगा कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा ध्यान रखना, आफ्टर कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किससे डिस्कस करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन में भी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और नेशनल कमीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लास्ट 2 पॉइंट फिर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और आपको आई होप बहुत हेल्पफुल वीडियो। ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन मतलब कितने रुपए से कितने रुपए तक के केस कौन से कमीशन में देखे जाते हैं। तो बेटे यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, कितने करोड़ से ज्यादा का केस नहीं देखे जाते, 1 करोड़। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक के प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट। 1 करोड़ से एक्सीड्स 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर आपका प्रोडक्ट है उसमें डिफेक्ट है तो आप स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन करेंगे, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे, नेशनल कमीशन के बाद। अपील अगेंस्ट ऑर्डर,
अब जो आपने अपने रीडर से शिकायत दर्ज की है, ठीक है, शिकायत की है, उसका आंसर क्या होगा, कितने दिन में आपने, कह रहा है अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कोई भी केस किया, ठीक है, जो भी ज्यूरिडिक्शन आया, ज्यूरिडिक्शन मतलब जो भी रिजल्ट आया, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो केस खत्म, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस केस में आप 45 डेज के अंदर, ठीक है, कौन से कमीशन में अपील कर सकते हैं, स्टेट कमीशन में। 45 डेज होते हैं, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है ज्यूरिडिक्शन से तो फिर आप कहाँ पे फाइल कर सकते हैं कंप्लेन, स्टेट कमीशन में। अगर कोई आप स्टेट कमीशन के ज्यूरिडिक्शन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो उसको, नेशनल कमीशन में, लेकिन कितने डेज में, 30 डेज में, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप नेशनल कमीशन के किसी ज्यूरिडिक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर आप कहाँ पे कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके लिए आपको कितने दिन का टाइम होगा, 30 डेज के अंदर अंदर वो केस आपने करना पड़ेगा। तो आगे बात समझ में। तो बेटे ये था पूरा पूरा आपके लिए पूरी बुक का क्या था, सारे डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। मुझे पता है कि ये बहुत हेल्प करने वाला है, ये सिर्फ आपको ये 4 मार्क्स ही नहीं दिलाएगा, और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा, जिससे आपके कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट भी आएगा ही आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, जितना से जितना ज़्यादा आप लोगों को तक शेयर करेंगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो भी लेके आऊँगा। बस इसी तरीके से आप वीडियो देखिए और अपनी बहुत अच्छी क्या कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।